स्केलेटल टिश्यू पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें दो भाग बताया गया स्केलेटल टिश्यू का। एक है उपास्थि और दूसरा है अस्थि। अस्थि अर्थात बोन। कार्टिलेज उपास्थि को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। आज है अस्थि। तो अधिकांश वयस्क कशेरुकियों का जो अंतःकंकाल होता है वो अस्थि का बना होता है। इसका आधार पदार्थ अर्थात मैट्रिक्स जो है बहुत ही दृढ़ होता है, सघन होता है और मैट्रिक्स का आधार पदार्थ का लगभग 62% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का होता है अर्थात अकार्बनिक पदार्थ होता है। इस 62% अकार्बनिक पदार्थों में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट लवण होते हैं और हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल होते हैं अर्थात हाइड्रॉक्सी एपेटाइट के रवे होते हैं। तो मैट्रिक्स का 62% भाग जो है अकार्बनिक पदार्थ होता है। शेष 38% भाग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है और इस कार्बनिक पदार्थ को हम ओसीन कहते हैं। कार्बनिक पदार्थ को ओसीन कहते हैं। इस ओसीन का जो है लगभग 95% भाग जो है कोलेजन तंतु होता है अर्थात कोलेजन तंतु पाया जाता है 95% भाग और ओसीन का शेष 5% भाग जो है वह गंधक युक्त सल्फर युक्त जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का जो है बना होता है। हड्डी को यदि हम देखते हैं कि कुछ दिनों तक जो है जब हम तनु अम्ल में रखते हैं तो तनु अम्ल में रखने के बाद इनका जो लवण होता है वो लवण अम्ल में घुल जाता है और हड्डी कोमल हो जाती है, लचीली हो जाती है। तो इस क्रिया को ही हम डीकैल्सीकरण या डीकैल्सिनेशन कहते हैं और इसीलिए जो मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं और भोजन के साथ जो है यदि अस्थि का टुकड़ा भी हमारे पेट में चला जाता है तो वहाँ पर पेट में जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसके लवण को घुला देता है और अस्थि जो है लचीली हो जाती है, कोमल हो जाती है जिससे उसका भी जो है पाचन हो जाता है। तो इस क्रिया को हम डीकैल्सिनेशन या डीकैल्सीकरण कहते हैं। ठीक इसके विपरीत देखा जाए कि यदि हड्डी को हम जलाते हैं तो जो ओसीन है वो कार्बनिक पदार्थ है। ये कार्बनिक पदार्थ जलकर धुआं के रूप में जो है बाहर निकल जाता है और जो अकार्बनिक पदार्थ 62% है ये अकार्बनिक पदार्थ जो है लवण के रूप में, राख के रूप में जो है बच जाता है। तो इस में रुधिर की आपूर्ति कैसे होती है तो इसमें इंपॉर्टेंट है हाइवर्सियन सिस्टम। हाइवर्सियन सिस्टम हाइवर्सियन सिस्टम, हाइवर्सियन तंत्र, ये जो फिगर बनाया गया है यह मनुष्य के ह्यूमरस, मनुष्य का जो ह्यूमरस हड्डी है इस ह्यूमरस हड्डी में ठोस एवं स्पंजी भाग तथा विभिन्न लैमेले की स्थिति क्या है इसको जो है बनाया गया है। नहीं तो कैसे रुधिर की आपूर्ति होती है? जो छोटी चपटी और सममित हड्डियां होती हैं उनमें तो रुधिर की आपूर्ति जो है वह
पेरिआस्टियम की रुधिर वाहिनियों से हो जाती है। लेकिन जो लंबी अस्थियां हैं, खोखली अस्थियां हैं, उनमें जो है रुधिर की आपूर्ति के लिए आप ध्यान से देखे होंगे कि जो लंबी अस्थियां हैं, हाथ पैर की जो लंबी अस्थियां हैं, उसमें रुधिर की आपूर्ति के लिए उन अस्थियों में एक छोर पर, एक किनारे पर एक महीन पतला जो है छिद्र पाया जाता है और इन्हीं से होकर रुधिर वाहिनियां जो हैं, इन्हीं छिद्र से होकर रुधिर वाहिनियां अस्थि मज्जा गुहा में प्रवेश कर जाती हैं और फिर जो है मज्जा गुहा से ये अस्थियों में चारों ओर फैल जाती हैं। नहीं, और मैट्रिक्स में इनके लिए महीन नलिकाएं बनती हैं, महीन नलियां होती हैं और इन प्रमुख नलियों, जिन्हें हम हाइवर्सियन कैनाल कहते हैं, इन प्रमुख नलियों को हाइवर्सियन कैनाल, यहाँ जो पॉइंट नुमा दिखाया गया है ये नली है, नली का खोखला भाग है और इसके चारों ओर जो है जो लैमेले 4 से 20 संकेंद्रीय अर्थात चारों ओर से इनको घेरे रखता है लैमेले। तो ये लैमेले, संकेंद्रीय लैमेले और ये हाइवर्सियन कैनाल, इनको मिलकर और हाइवर्सियन सिस्टम का निर्माण हो जाता है। तो ये हाइवर्सियन कैनाल सिस्टम, इनसे होकर जो है, इनमें जैसे ओल्कमान की नलियां हैं, ये ओल्कमान की नलियां, यहाँ ये ओल्कमान की नलियां और ये मज्जा गुहा, ये जो है इन अस्थि की जो कोशिकाएं होती हैं उनको आपस में जोड़े रखने का कार्य करती हैं और इनमें रुधिर वाहिनियां फैली होती हैं जिससे रुधिर की जो है आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ जो है प्रत्येक हाइवर्सियन तंत्र, ये क्या है, हाइवर्सियन तंत्र है, ये नली हाइवर्सियन नलिका और इसके चारों ओर 4 से लेकर 20 तक संकेंद्रीय लैमेले के द्वारा घिरा होता है। तो हम यदि एक को लेकर चले, नहीं, कि प्रत्येक हाइवर्सियन तंत्र की गर्तिकाओं की महीन शाखाएं महीन नलिकाओं के रूप में चारों ओर फैली रहती हैं। नहीं, एक हाइवर्सियन तंत्र में उनकी महीन शाखाएं, तंत्र की जो गर्त होता है, गड्ढानुमा होता है, उनकी महीन शाखाएं जो हैं ये महीन नलिकाओं के रूप में चारों ओर फैली रहती हैं और इनमें स्थित अपने महीन प्रवर्धों द्वारा जो अस्थि कोशिकाएं होती हैं, वो अस्थि कोशिकाएं परस्पर जो है जुड़ी रहती हैं और हाइवर्सियन तथा वोल्कमान नलिया में स्थित रुधिर वाहिनियों से इनका संपर्क बना रहता है। जो हाइवर्सियन नली में रुधिर वाहिनियां हैं, वोल्कमान नली में रुधिर वाहिनियां हैं, उनसे जो है इन गर्तिकाओं का संपर्क बना रहता है और इस प्रकार चारों ओर जो है रुधिर की सप्लाई जो है होती रहती है। जो इसमें स्पंजी बोन होता है, यहाँ पर दिखाया गया है स्पंजी बोन, इस स्पंजी बोन में जो है हाइवर्सियन नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ पर जो है रुधिर की सप्लाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये स्केलेटल टिश्यू रहा और स्केलेटल टिश्यू भी क्या, कनेक्टिव टिश्यू का ही भाग है। आगे है वैस्कुलर टिश्यू, संवहनी उत्तक, और इस संवहनी उत्तक में जो है रुधिर और लसिका दोनों आता है, ये भी कनेक्टिव उत्तक का ही भाग है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संवहनी उत्तक